नमस्ते एवरीवन। आज हम सूखी डाली, जिसके रचयिता है एकांकीकार है उपेंद्र नाथ अश्क जी, उनका सूखी डाली इस एकांकी का सारांश देखेंगे। एंड फॉर डिटेल्ड फैमिली ट्री एंड चैप्टर एक्सप्लेनेशन द लिंक इज प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन बिलो। आइए देखिए प्रमुख पात्र सूखी डाली के। दादा मूलराज, जिनकी आयु 72 वर्ष है, 72। उनके 3 पुत्र हैं। जो बड़ा लड़का है वो शहीद हो चुका है। मंझला लड़का, जिनका नाम है करमचंद और ताऊ भी कहते हैं, और छोटा लड़का। बड़ा लड़का और छोटा लड़का और ये दोनों पोते, उनका योगदान नहीं है कहानी में, उनके कोई डायलॉग्स नहीं है, इसलिए उनका चित्र दिखाया नहीं गया है। बड़ा लड़का की जो पत्नी है दादाजी की बड़ी बहू, कहानी में उन्हें कहा जाता है बड़ी भाभी। मंझला लड़का मंझली भाभी, छोटा लड़का छोटी भाभी। इन दोनों का जो पुत्र है, मतलब दादाजी का पोता, उनकी पत्नी बड़ी बहू, मंझली बहू और छोटी भाभी के 2 बेटे, एक बेटी इंदु और दूसरा बेटा परेश। इंदु दादाजी की पोती है, परेश दादाजी का छोटा पोता है, और परेश की शादी होती है बेला से। तो बेला को कहानी में जहां भी छोटी बहू का नाम आता है, मतलब बेला के बारे में बात हो रही है। तो छोटी बहू बेला और पतोहू, पतोहू दैट मीन्स ग्रैंड डॉटर इन लॉ, एक ही इंसान है। छोटी बहू बेला। छोटी भाभी परेश की माँ, छोटी भाभी इंदु की माँ और बेला की सास। तो जहां भी इनका उल्लेख आता है उनका नाम कहा जाता है छोटी भाभी। उसी तरह मंझली बहू, उसे हंसने की आदत बताई गई है। बाकी जो पर पोते हैं दादा के ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन, उनके नाम है जगदीश, भाशी और मल्लू। कुछ और पात्र है कहानी में। रजवा, जो कि घर की नौकरानी है। मलावी और बंसीलाल, इनका उल्लेख है और इनके कुछ डायलॉग्स भी है, कुछ कथन है, वो इनके पड़ोसी है। और पारो, वो भी नौकरानी है, उसका भी एक डायलॉग है। तो हम फिर से देखेंगे। दादा मूलराज के 3 बेटे हैं, और बड़ी भाभी, मंझली भाभी, छोटी भाभी, ये घर की औरतें हैं। बड़ी बहू, मंझली बहू, तो ऑल भाभीज remember as a second generation, middle generation. So this is the one generation, first generation Dada Mulraj, second generation, or you can say middle generation, all bhabis and all young people. तो यंग जनरेशन, बड़ी बहू, मंझली बहू, तो ऑल बहुस यंग जनरेशन, और छोटी बहू बेला। आइए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी के द्वारा, इस एकांकी के द्वारा लेखक ने संयुक्त परिवार के महत्व पर प्रकाश डाला है। लेखक का मानना है कि आजकल जो संयुक्त परिवार, दैट इज जॉइंट फैमिली, तकरीबन समाप्त होती जा रही है, और जिसका मुख्य कारण है कि हर एक सदस्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इंडिविजुअल फ्रीडम। तो परिवार के सदस्यों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए लोग अब संयुक्त परिवार में नहीं, बल्कि न्यूक्लियर फैमिली, दैट इज एकल परिवार में रहना पसंद करते हैं। तो इस कहानी में जो सबसे प्रमुख पात्र है वो दादा मूलराज है। दादा मूलराज का मानना है कि संयुक्त परिवार एक बरगद के पेड़ की तरह विशाल होता है। बरगद का पेड़, दैट इज बैनियन ट्री, उसकी तरह विशाल होता है। और संयुक्त परिवार में रहने के लिए सदस्यों के बीच में समर्पण, सैक्रिफाइस, त्याग, सहन शक्ति और इस एक दूसरे के प्रति आदर, प्रेम, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, इन सब गुणों का होना जरूरी है। दादा मूलराज, जिनकी आयु 72 वर्ष है, वो इस उम्र में भी बरगद के पेड़, दैट इज बैनियन ट्री की तरह अटल खड़े हैं आज भी। और वो काफी सुलझे हुए हैं, दूरदर्शी है, मतलब पहले से दूर का सोचने वाले, फोरसाइट, एंड सुलझे हुए हैं, सारे परिवार को संभाले हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो हम देखेंगे कि इस कहानी में जब
छोटी बहू बेला आती है शादी करके, तो एक भूचाल सा आ जाता है, क्योंकि कहानी के जो अन्य पात्र है, बड़ी भाभी, मंजली भाभी, छोटी भाभी, बड़ी बहू और मंजली बहू, ये सारे परिवार में समर्पण की भावना से मिलजुल कर रहते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, सभ्य है, दादाजी की इज्जत करते हैं। और हम देखते हैं कि इंदु जो है उसने प्राइमरी तक की शिक्षा प्राप्त की है, और उसने प्राइमरी तक शिक्षा प्राप्त की है, और दादाजी की चहेती है। दादाजी का बड़ा बेटा जो 1914 के युद्ध में शहीद हो गया था, तब दादाजी को एक मुरब्बा जमीन दी गई थी। एक मुरब्बा मतलब नियर अबाउट 5000 स्क्वायर फीट एरिया। और दादाजी ने अपने परिश्रम से और मेहनत से एक मुरब्बे के 10 मुरब्बे किए थे। तो उनके जो ये दोनों बेटे हैं, करमचंद जी और छोटा लड़का, और उनके दोनों पोते, इन सभी ने मिलकर उनका सारा कारोबार संभाला था। वे लोग जमीन, फार्म, डेयरी और चीनी के कारखाने, शुगर फैक्ट्री, उसकी देखभाल करते थे। उनका सबसे छोटा पोता है, वह अब नायब तहसीलदार बन गया था, यू कैन से रेवेन्यू ऑफिसर, एक गवर्नमेंट ऑफिसर। और उसकी शादी हुई थी बेला। बेला पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएट है, और लाहौर पहले पाकिस्तान में अभी है फिलहाल, पर इंडिपेंडेंस के पहले वो भारत में लाहौर था। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस राइट नाउ लाहौर इज पार्ट ऑफ द पाकिस्तान। तो लाहौर के एक प्रतिष्ठित तथा संपन्न परिवार की सुशिक्षित पढ़ी लिखी लड़की से परेश का विवाह हुआ था। तो एक तो परेश तहसीलदार था पढ़ा लिखा, और दूसरा उसकी शादी पढ़ी लिखी लड़की से हुई। ये दो बातों के कारण गांव में दादाजी की जो पहले से इज्जत थी, तो इस परिवार का और आदर सत्कार और प्रतिष्ठा बढ़ गई थी। और गांव की और परिवार की जो तीनों बहुएं हैं, बड़ी भाभी, मंजली भाभी और छोटी भाभी, और दूसरी औरतें बड़ी बहू और मंजली बहू, वे सभी भोली भाली हैं, सीधी सादी महिलाएं हैं। इंदु प्राइमरी शिक्षा प्राप्त की है, बेला ग्रेजुएट है, और इसके आने से घर का वातावरण काफी हद तक प्रभावित हो जाता है। हम देखेंगे कि सबसे यहाँ घर के बड़ा सा एक जो घर है उसका एक बड़ा बरामदा होता है। बरामदे में घर की औरतें, ये पांचों औरतें और इंदु भी, और घर की नौकरानी रजवा, ये सब घर के बरामदे में काफी चहल पहल रहती है, जैसे मिर्ची सुखाना और घर के दूसरे काम करना, गप्पे लड़ाना, ये सारे काम बरामदे में होते रहते हैं। बरामदे में ही साइड एक स्नानागृह भी है। स्नानागृह यू कैन से ड्राइंग एरिया, वॉशिंग एरिया और बाथरूम, वहां पे कपड़े धोने वगैरह के भी काम होते रहते हैं। तो सबसे पहले दृश्य एक में हम देखते हैं कि बड़ी बहू, ये रही बड़ी बहू जो शांत स्वभाव की है, और इंदु, उनका आगमन होता है। इंदु गुस्से में तख्त पर बैठ जाती है बरामदे में आकर, और उसके पीछे पीछे बड़ी बहू शांत स्वभाव की और गंभीर पूछती है इंदु को कि क्या हुआ, इतनी नाराज क्यों हो। इतने में इंदु कहती है कि नाराज ना हो तो क्या हूं मैं। छोटी बहू मतलब इंदु की छोटी भाभी बेला, वो तो अपने आगे किसी को कुछ समझती ही नहीं है, हम सबको तो मूर्ख, गवार और असभ्य समझती है। बड़ी बहू के पूछने पर वो बताती है कि बैठक के बाहर मिश्रानी रजवा नौकरानी खड़ी रो रही थी, और पूछने पर उसने बताया कि बेला ने उसे काम से निकाल दिया है, ये कह के कि उसे बैठक साफ कैसे किया जाता है ये उसे नहीं आता है। और जब इंदु ने उसकी छोटी बहू बेला को समझाया कि नौकरों से भी बात करने का एक सलीका होता है, एक तमीज होनी चाहिए, तब बेला कहती है कि क्या तमीज तो बस आप लोगों को है, खाली घर में झाड़ू देने से मात्र घर साफ नहीं हो जाता, बट घर की सजावट भी कोई चीज होती है। यहाँ पता नहीं है आप लोग कैसे फूहर नौकरों से गुजारा कर लेते हैं। ये सब बातें सुनकर इंदु को गुस्सा आ जाता है, और इंदु कहती है कि सारे नौकर
अच्छे हैं तो उनके मायके में, और खाना पीना अच्छा है तो उनके मायने में, कपड़े पहनने का ढंग अच्छा है तो उनके मायने में, हमें तो जैसे कुछ आता ही नहीं है, हम तो गँवार है। ये सब सुन के बड़ी बहू चकित रह जाती है। और इस इतने में पीछे से छोटी भाभी का प्रवेश होता है और छोटी भाभी के साथ रजवा रोते हुए उनके पीछे पीछे चली आती है। छोटी भाभी के पूछने पे कि क्या हुआ, तो इंदु बात बताती है कि छोटी बहू ने रजवा को काम से निकाल दिया, और रजवा कहती है कि माँ जी आप मुझे अपने पास ही रखिए, मैं आज से उनका मतलब बेला का काम करने न जाऊंगी। और इंदु कहती है कि वो तो अपने मायके के आगे किसी को कुछ समझती ही नहीं है, और काम तो कुछ नहीं करती है, और गज भर की जबान है, मतलब बहुत बड़ी जबान है। छोटी भाभी इन इंदु की माँ और बेला की सास, उसके पूछने पर बड़ी बहू कहती है कि बेला को ना हमारा खाना पीना, ना पहनना ओढ़ना कुछ पसंद नहीं आता है, उसे हमारी हर बात से घृणा है, ऐसा बड़ी बहू कहती है। छोटी भाभी ये सब सुनकर चिंतित हो जाती है कि एक इतने बड़े संयुक्त परिवार में अगर ऐसा स्वभाव रहेगा तो कैसे चलेगा। और वो ये भी कहती है कि परेश को उसे समझाना चाहिए। इनकी बात चली रही होती है कि पीछे से मंजली बहू आती है। मंजली बहू जिसे हंसने की आदत है, वो हंसते हंसते आती है और ये कहती है कि परेश और बेला के बीच में कहा सुनी हो गई। परेश जब नहा के आया तब उसे पता चला कि बेला ने घर का जो भी पुराना फर्नीचर है उसे बाहर निकाल कर रख दिया, और उसने ये भी कहा कि इन टूटी फूटी कुर्सियों और गले सड़े फर्नीचर को वो अपने कमरे में न रहने देगी। इस बात पे इंदु, बड़ी बहू, छोटी भाभी सभी चकित रह जाते हैं और कहते हैं कि परेश ने उसे समझाया नहीं। तब मंजली बहू आंखों देखा हाल सुना के कहती है कि परेश ने समझाने का प्रयास किया था, पर पर छोटी बहू बेला, उसने ये कहा कि इस गड़े सले सामान को वो कमरे में ना रहने देगी, इससे तो अच्छा है धरती पर चटाई बिछाकर ही बैठ जाना अच्छा है, और अपने मायके का बखान करने लगी। ये सुनकर इंदु को क्रोध आ जाता है और कहती है कि हमेशा उनको अपने मायके की पड़ी रहती है। मंजली बहू बताती है कि परेश की एक न चली, और वह पता नहीं कैसे तहसीलदार बन गया, ऐसा कह के वह परेश का कहीं ना कहीं व्यंग कर रही है, उस पे उसका उड़ा मजाक उड़ा रही है कि पता नहीं परेश कैसे तहसीलदार बन गया है, घर में तो उसकी एक ना चलती है। और इंदु कहती है कि काम वह करती नहीं है बेला, खाली बातें ही करती रहती है। दादाजी ने जो कप दादाजी इंदु कहती है दादाजी ने जो कपड़े दिए थे वो अभी तक गुसल खाने में, दैट इज वॉशिंग एरिया, वहां पे गल रहे। इस पर छोटी भाभी कहती है कि जाके तुम वो कपड़े उठा के ले आओ, और हमें परे उसे ये कैसे चलेगा करके चिंता जाहिर करती है। इतने में मंजली बहू याद कराती है कि मलमल के थान मतलब सॉफ्ट कपड़ा मटेरियल, उसके रोल, और अबरे मतलब जैसे ओढ़ने की ब्लैंकेट्स होते हैं, कुशन कवर होते हैं, तो कवर को अबरे कहते हैं। तो मंजली बहू कहती है कि मलमल के थान और अबरे जो उन्हें शादी में दिए गए थे बेला को, वो उन्हें पसंद नहीं आए, तो अभी तक बहू रानी ने उन्हें हाथ तक नहीं लगाया है। और इंदु बड़ी भाभी के काफी कम डायलॉग्स है। बड़ी भाभी जब कहती है कि पढ़े लिख कर क्या छोटी बहू कपड़े धोएगी, इस पर इंदु कहती है कि क्या उनके हाथ मिट्टी के हैं जो गल जाएंगे। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि घर की सारी औरतें बेला को से परेशान है, और उन्हें बेला का स्वभाव पसंद नहीं आ रहा है। इसके बाद दूसरे दृश्य में हम देखते हैं कि दादा मूलराज हुक्का पी रहे हैं बरामदे में, और करमचंद उनके पांव दबा रहे हैं, और परपोते घर के छोटे छोटे बच्चे जगदीश भाषी और मल्लू, वो लोग बरामदे में खेल रहे हैं। जब दादा करमचंद जगदीश और बच्चों को डांटते हुए कहते हैं कि शोर न करे, तब दादा कहते हैं कि वे एक
टूटी हुई डाल को आंगन में लगाकर उसे पानी दे रहे हैं और उन्हें लगता है कि बच्चों को लगता है कि ऐसा करने से इसमें जीवन आ जाएगा, जो टूटी हुई डाल है उसमें। पर ऐसा नहीं होता है। एक बार जो डाल टूट जाती है, परिवार से बिखर जाता है कोई भी सदस्य, तो फिर वो उसमें फिर से जीवन सरसता नहीं आती है। और हमारा परिवार भी एक महान बरगद के पेड़ की तरह है और हर एक डाली एक सदस्य इस परिवार का अभिन्न अंग है। इस पर करमचंद कुछ चिंतित होके कहते हैं कि शायद एक डाल टूटकर अलग होने वाली है, वो परेश और छोटी बहू शायद पृथक होने वाले हैं, क्योंकि छोटी बहू को लगता है कि ये घर, वो हर दृष्टि इस घर के सभी लोगों को घृणा की दृष्टि से देखती है और उसे लगता है कि उसका मायका उसके ससुराल से श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है मतलब बड़ा है, उसे ऐसा लगता है। तब दादा मूलराज कहते हैं कि मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। अगर छोटी सी बात का पहले ही इलाज कर दिया जाए, छोटी सी खरोच का, तो वो बहुत जल्द वो घाव बड़ा होके नासूर नहीं बन जाता, नासूर जो कभी ठीक ना हो। तो उन्हें ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी। और दादा मूलराज ये भी कहते हैं कि बड़प्पन बाहर की वस्तु में नहीं, बड़प्पन तो मन का होना चाहिए, मतलब मन से इंसान को बड़ा होना चाहिए। इस तरह से उन्हें ये बात पता चलती है कि परेश और बेला घर से अलग होना चाहते हैं। और तभी दादा के पास परेश परेश बाहर बरामदे में दादा के पास आके बैठता है। दादा जब उससे पूछते हैं कि कपड़े धुल गए, तो परेश लज्जित सा कहता है कि नहीं। दादा कहते हैं कोई बात नहीं, धुल जाएंगे। और तभी परेश उन्हें अपनी परेशानी बताता है। वो कहता है कि सभी मेरे पास आते हैं, जैसे माँ, छोटी भाभी मतलब माँ, और घर की बाकी औरतें, बड़ी भाभी, मंजली भाभी, बड़ी बहू, मंजली बहू, इंदु, रजवा, सभी को बेला से परेशानी है और उसकी शिकायत करते रहते हैं। और वो लोग मुझे कहते हैं कि तू बेला के हाथों बिक गया है और उसे कभी कुछ समझाता नहीं है। और वहां एक और बेला मुझे कहती है कि घर की बाकी सारे सदस्य, ये रहे इस घर के बाकी सारे सदस्य, हमेशा हमेशा मुझ पर ताना देते हैं और मेरा मजाक उड़ाते हैं। कोई मुझे समझता नहीं है और सारे मेरा समय नष्ट करते हैं और मुझे महसूस होता है कि मैं परायों के बीच में आ गई हूँ। इस तरह से बेला को दूसरों के द्वारा हस्तक्षेप मतलब डिस्टर्ब किए जाना पसंद नहीं है। दादा ये सब आराम से सुनते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तभी परेश कहता है कि उन्हें बाग वाला मकान दे दिया जाए और वे लोग सुख शांति से वहां रहेंगे। इस बात का उसने ये एक उपाय खोजा है। दादा सुन के जवाब देते हैं परेश को कि मेरे जीते जी ये संभव नहीं है कि घर की कोई एक डाली टूट के अलग हो जाए। मैं जीते जी ये स्वीकार नहीं करूंगा। और वो उसे परेश को समझाने का प्रयास करते हैं, ये कह के कि मैं घर के बाकी लोगों को समझा दूंगा कि कोई भी तुम्हारी पत्नी का तिरस्कार न करे, तिरस्कार मतलब अपमान न करे और उसका समय नष्ट न करे। दो चीजें, एक तो उसका अपमान न करे, उसे आदर दे, वही आदर जो उसे अपने मायके में मिलता है। और दूसरी बात कि उसका कोई समय नष्ट न करे ताकि उसकी पढ़ाई में बाधा ना आए। और वो परेश को हिदायत देते हैं कि नगर लेके जाके बेला को घुमाओ और उसकी पसंद की चीजें, उसे जो भी फर्नीचर और जो भी नई चीजें चाहिए वो उसे दिला दो। इसके बाद परेश चला जाता है और हम देखते हैं कि दादाजी रजवा को बुलाते हैं और कहते हैं कि बेला को छोड़ के घर के सारे बाकी सदस्यों को एकत्रित किया जाए और बुलाया जाए। तो सभी एकत्रित हो जाते हैं। वहां पर दादा सभी से कहते हैं, घर के सारे सदस्यों को कहते हैं कि इन बेला एक बड़े घर की बेटी है, पढ़ी लिखी है, वह पढ़ी लिखी सुसंस्कृत संस्कारी लड़की है और तो हमें उसका आदर करना चाहिए। कोई भी अगर उसका निरादर करता है या उसका समय नष्ट करता है या उसका मजाक उड़ाएगा, तो उस सदस्य का घर घर से
मेरा नाता सदा के लिए टूट जाएगा। इस तरह से वो चेतावनी देते हैं और बेला को समझने का प्रयास करने का परामर्श देते हैं, सलाह देते हैं। और दादाजी मंजली बहू जिसे हंसने की आदत है, उसे अलग विशेष रूप से चेतावनी देते हैं कि वह उसे हंसने की आदत और मजाक उस उन्हीं लोगों तक सीमित रखे जो उससे जो उसे सहन कर सके। और वो इंदु को भी समझाते हैं ये कह के कि उसकी भाभी जो कि छोटी बहू काफी पढ़ी लिखी और समझदार है, तो उसे उनसे झगड़ा ना करना चाहिए, बल्कि उसे ज्ञान प्राप्ति करनी चाहिए, मतलब कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए। और सभी लोग दादा की बात मान जाते हैं। हम तीसरे दृश्य में देखते हैं कि बेला बरामदे में बैठी है और तभी छोटी भाभी आती है। बेला सोच रही होती है कि घर के सदस्य का व्यवहार कुछ बदल सा गया है और वो उन्हें समझ नहीं पा रही है और परेशान सी है। तभी छोटी भाभी बेला की सास आके कहती है कि उसने जो नया सामान घर का फर्नीचर लाने का जो सोचा है वो बहुत सही सोचा है, और वो परेश के साथ जाके अपनी रुचि का सामान ले आए। और वो साथ ही छोटी भाभी रजवा की सिफारिश करती है कि रजवा पुरानी नौकरानी है, वो थोड़े ही दिनों में काम सीख जाएगी, अगर वो नहीं सीखती है तो मैं उसे खुद समझा दूंगी। बेला जब कहती है कि आइए बैठिए, तब छोटी भाभी उसके पास नहीं बैठती है और ये कह के चली जाती है कि वो उसका समय नष्ट नहीं करना चाहती है। बेला ये बेला को कुछ समझ में नहीं आता है कि अचानक से इन लोगों का जो व्यवहार है बदल कैसे गया, ये लोग मान कैसे गए, मुझे सिखा नहीं रहे बल्कि मेरी हर बात मान रहे। और उसी समय हम देखते हैं कि उसी समय हम देखते हैं कि मंजली भाभी और बड़ी बहू बरामदे में आते हैं और बड़ी बहू कहती है कि आप सही कह रहे थे, हमें नौकरों और सफाई का कुछ तरीका नहीं पता है, आप सही कह रहे थे। और मंजली भाभी समझाती है कि मैं तुम्हारे लिए एक नई नौकरानी ढूंढ रही हूँ। और तभी बड़ी बहू कहती है कि तुम्हें नए जमाने की नौकरानी रखनी चाहिए। इस तरह से वो उसकी मदद के लिए आती है, तो छोटी बहू बेला ये कह के मना कर देती है कि वह रजवा को ही अपनी अपना काम करने देगी, उसे नई नौकरानी की जरूरत नहीं है। बार बार कहने पे भी बड़ी बहू मंजली भाभी उसे कुछ ज्यादा ही इज्जत दे रहे हैं और वह उसका समय नष्ट नहीं करना चाहते। ये सब कुछ अलग तरह सा व्यवहार देख के बेला को अचानक से रोना आ जाता है। वो अपनी रुलाई रोक कर कमरे की ओर चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि मंजली बहू जिसे हंसने की आदत है, वह इंदु उसके साथ बाहर से आती है और मलावी और बंसीलाल जो कि इनके पड़ोसी हैं, उनकी बहुत हंस हंस के मजे लेके उनका किस्सा सुनाती है। और तभी घर की सारी औरतें वहां इकट्ठा होके वो किस्सा सुन रहे होते हैं और हंसी मजाक कर रहे होते हैं। और तभी बेला आती है। जैसे ही बेला का आगमन होता है सभी चुप हो जाते हैं और यह देख के बेला को कुछ अटपटा सा लगता है और वो भारी स्वर में कहती है कि मैं चलती हूँ, मुझे आप लोगों की हंसी में बाधा नहीं बननी है। ऐसे करके वह वहां से निकल जाती है। उसके जाते ही सभी लोग डर जाते हैं कि कहीं हमें दादाजी से डांट ना पड़ जाए, हमें यहाँ पे शोर शराबा नहीं करना चाहिए था। इस तरह से सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। और यहाँ परेश और बेला वो आपस में बात कर रहे होते और बेला कहती है कि मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं सभी लोग मुझे कुछ ज्यादा ही इज्जत दे रहे हैं, मेरी हर बात मानते हैं, मुझे कोई काम नहीं करने दिया जाता और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब परेश कहता है कि पहले तुम्हें तकलीफ थी कि तुमको सबकी बात माननी पड़ती है, अब तुम्हारी सब बात मानते हैं। पहले तुम्हें तकलीफ थी कि तुम्हें काम करना पड़ता है सब, और अब बाकी लोग तुम्हारा काम करते हैं। मुझे तो तुम्हारी परेशानी ही नहीं समझ में आती है कि क्यों, तुम क्या चाहती हो। बेला सुनती है और रोती है और रोते हुए कहती है कि नहीं, मैं ही नहीं समझ पा रही हूँ कि मुझे क्या चाहिए, पर मुझे ये आदर और ये सुख आराम नहीं चाहिए।
और परेश चला जाता है। बेला रो रही होती है और तभी इंदु आ जाती है बेला से उसके कपड़े मांगने, जो धोने के लिए अगर कुछ कपड़े हो तो दे दो। और बेला को रोते हुए देखकर इंदु पूछती है कि भाभी जी आप क्यों रो रही है। तब ये रही इंदु। तब बेला कहती है कि तुम मुझे जी जी मत कहा करो, पहले तो तुम जी नहीं कहती थी। तब इंदु कहती है कि पहले तो मैं मूर्ख थी, मुझे दादाजी ने समझाया कि सबको आपका आदर करना चाहिए। तभी इंदु सारी बात बताती है जो दादाजी ने उनसे कही थी। सारी बात जानकर बेला को समझ में आ जाता है कि दादाजी कहते हैं कि हम सब एक महान पेड़ की डालियां है और कोई टूटकर अलग हो जाए तो वे इस घर से अलग हो जाएंगे, उन्हें ये पसंद नहीं। इस पर बेला कहती है कि मैं तो ये कभी नहीं चाहती थी कि सभी मेरा आदर करे और मुझे कोई काम ना करने दे, ऐसा तो मैं कहीं नहीं चाहती थी। आप लोगों ने मुझे काफी गलत समझा और मैंने भी आप लोगों को काफी गलत समझा। इस तरह से उसके मन में जो गलत फहमियां रहती है वो सारी दूर हो जाती है। और तभी बेला निर्णय करती है और कहती है कि इंदु मैं तुम्हारे साथ कपड़े धोने के लिए आऊंगी। और मेरी प्यारी इंदु कह के उसे प्यार से बात करती है और वह कपड़े धोने में सहायता करने के लिए इंदु के साथ चल देती है और बरामदे की ओर। और तभी दादा का प्रवेश होता है। दादा मल्लुक की उंगली पकड़ के प्रवेश करते हैं और वो चकित हो जाते हैं छोटी बहू बेला को कपड़े धोते हुए देखकर। और जब इंदु कहती है कि दादाजी को कि मैंने भाभी को समझाया था, तो जी ना कहने पर दादा कहते हैं कि तुम्हें अपनी भाभी से बहुत आदर से बात करनी चाहिए। तभी बेला कहती है कि दादाजी आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर अब क्या आप चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी वह डाल हमेशा सूख कर मुरझा जाए। मतलब कि बेला भी इस परिवार का एक सदस्य बनकर मिलजुल कर रहना चाहती है, उसकी सारी गलतफहमियां दूर हो गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बेला जो कि बहुत साफ दिल की रहती है और थोड़ा बचपना रहता है पर काफी साफ दिल की रहती है, वो अंत में ससुराल के सभी लोगों को अपना लेती है। और दादा मूलराज अपने अनुभव और दूरदर्शिता के कारण परिवार को बिखरने से रोक लेते हैं और कहानी का अंत काफी सुखद होता है। तो ये थी सूखी डाली का सारांश। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द स्टोरी वेरी वेल. Do subscribe the channel, do like the video. Thank you everyone. Bye bye.